जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख है 4 फरवरी। तो आज के दिन मुझे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगे फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर एक एडिटोरियल के बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। तो कुछ कंसर्न्स, कल कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सर यूट्यूब पे कमेंट करना हमको बहुत लंबा लगेगा, कि यूट्यूब पे कमेंट करना इतना आसान नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। मैं आपको ये भी कहता हूं कि आप तीनों के तीनों क्वेश्चन मत वहां पे बेशक यूट्यूब पे कमेंट करिए, कोई एक क्वेश्चन, चलिए कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए, है ना। कोई एक क्वेश्चन ऐसा उठाइए जो आपको लगता है कि आप इसको आंसर कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। वैसे तो देखिए, आप क्वेश्चन को एडिटोरियल्स में से देख के भी बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप जैसे 50-60 वर्ड में, 70 वर्ड में उस क्वेश्चन का जो जिस्ट है या जो मेन पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन के रिलेटेड, अगर आप वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कमेंट सेक्शन में पूरा लंबा चौड़ा आंसर लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे। जहां तक बात रही टेलीग्राम के ग्रुप की, तो वहां पे मैं एक बार आई स्पीक, अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि टेलीग्राम के ग्रुप में अगर आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमिट करना पड़ेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तभी फायदा है। अगर एक दो आंसर्स आते रहेंगे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इस करके मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि देखिए दोस्तों, ये इनिशिएटिव जो है ये आप ही के लिए है, और आपके लिए बहुत लाभदायक भी रहेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम आंसर राइटिंग को लेके बहुत ढीले पड़ जाते हैं, कंप्लेसेंट पड़ जाते हैं। हमको होता है कि चलो प्रीलिम्स हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, आंसर राइटिंग हम जुलाई अगस्त के बाद शुरू करेंगे। ये काम नहीं करना। तो जो बच्चे अगले साल पेपर दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो भी कॉलेज में है, वो 2024 या 25 में दे रहे होंगे। ठीक है, तो बात होती क्या है कि अपने इनर्शिया से बाहर निकलने की बात होती है, कि कैसे अपने इनर्शिया से बाहर निकल के हम शुरू कर सके आंसर राइटिंग। ठीक है, द ओनली वे टू ओवरकम फियर इज बाय एक्शन। कि आप जितना एक्शन लेंगे, आप उतना ही अपने डर को ओवरकम कर पाएंगे। किसी को एमसीक्यूज का डर होगा, तो किसी को आंसर राइटिंग का डर होगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। अब देखिए, अब एडिटोरियल्स हम रोज कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे। अब आपने अगर अभी 2021 में जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है, तो अगर आप उसमें GS2 या GS3 के अगर देखेंगे क्वेश्चंस, तो देखिए मोस्टली करंट अफेयर्स में से ही आते हैं, एडिटोरियल्स में से ही आते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिए गए होते हैं। तो आप बहुत ही इजीली अगर आप ये डेली एडिटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो अपना जीएस का पेपर है, GS 1, 2, 3, 4 या इवन ऐसे, कि उसमें आपको कंटेंट की कमी आएगी। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगेन अगर हम आर्टिकल्स की बात करें दोस्तों, तो 2 आर्टिकल्स अगेन GS3 रिलेटेड है, बिकॉज बजट आया है, तो बजट से रिलेटेड अभी एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, और एक आर्टिकल बड़ा अच्छा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड है, छोटा सा आर्टिकल है जो हिंदू में आया है, जो विंटर ओलंपिक्स का इशू चल रहा है, इंडिया ने बॉयकॉट करा है विंटर ओलंपिक्स को, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गेटिंग द फिस्कल स्टोरी राइट, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया आज। अब इस बजट में हमने कल भी बहुत बार बात करी है, परसों भी इसके बारे में बात करी गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत फोकस किया गया है। देखिए, 2 चीजें होती हैं जीडीपी को ड्राइव करने के लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक कंजम्पशन। दोनों ही बहुत जरूरी है। अब कंजम्पशन के लिए ये बात हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी कि कंजम्पशन की अगर बात करें, तो देखिए अभी कंजम्पशन की लोगों के पास पैसे नहीं है, अभी लोग डर रहे हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट हाउस होल्ड्स की, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स की, जब भी कोई बहुत महंगाई आती है, जब कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी वैसी घटना होती है, तो लोग थोड़ा डरते हैं कि भाई वो अभी अपना स्पेंड, थोड़े अभी पैसे सेव करेंगे, पैसे ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन सरकार इस अप्रोच के साथ नहीं काम कर सकती है। सरकार का काम है, ऑब्जेक्टिव है कि नौकरियां क्रिएट करनी है, सड़कें बनानी है, हाईवेज बनाने हैं। देखिए, सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर भी एक कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और अगर सरकार इस तरह के कदम आगे बढ़ाती रहेगी, इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, तो लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, और इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तभी करके अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो तभी करके तो हमारे पास पैसे होंगे ना। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, बेरोजगार होंगे लोग, तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ठीक है, नाउ one of the highlights of the budget has been the focus on capital investment, यानी कि asset creating investment। अब ये बहुत जरूरी बात है, खास करके अभी अनसर्टेन टाइम्स की बात करें। अब अनसर्टेन टाइम सिर्फ पैंडेमिक के कारण नहीं कह सकते, और भी बहुत ग्लोबल ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके करके बहुत अभी वोलेटिलिटी बनी हुई है। तो मिसाल के तौर पे यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, या यमन क्राइसिस की बात करें, उससे तेल के दाम की, जो तेल के दाम है उसका भी डर रहता है कि तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका की, जो बहुत लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब ये भी लग रहा है कि अमेरिका भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करेगा। तो अब इसके चलते थोड़ी अनसर्टेनिटी ग्लोबली बनी हुई है। और ये कहना कि भी एक इकोनॉमी अपने आप को विश्व भर से आइसोलेट कर ले, वो तो चीज पॉसिबल नहीं है 2022 में।
ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आफ्टर द पैंडेमिक। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात बहुत बार करी गई है, आने वाले 5 साल में हमको कम से कम 9.5%, 9.5% जीडीपी ग्रोथ देखनी पड़ेगी अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल जितना भी जा सकें। और आपको ये भी पता है कि प्री पैंडेमिक की भी अगर हम बात करें तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी हमारी इकोनॉमी की। बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो पहले तो ये समझ लें कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ये वो कंपोनेंट है ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द जीडीपी जो ये शो करता है कि कितनी नई इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट और डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, नॉट ऑन द कंजम्पशन। तो जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, यहां पे वैल्यू एडिशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, नॉट बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तो अब अगर हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो वो अब क्लोज टू 4% देखने को मिल रही है एज पर एज 2019-20 की अगर हम बात करें। अब जो इस बार, सो दिस इज 3.82% ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन। सो फ्रॉम 3.48% वी हैव मूव्ड ऑन टू 3.82% इन द लास्ट 1 डेकेड। नाउ अब इस बार का जो बजट अनाउंस किया गया, तो इस बार ये मेंशन करा गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो खर्चा जो कि असेट क्रिएशन में, इन्वेस्टमेंट में किया जाएगा, उसको 4% ऑफ जीडीपी रखने का टारगेट है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड। और जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स है, अब डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स की बात करें, वो अभी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हो, चाहे वो बाहर कहीं जाने के लिए हो, बिकॉज अभी देखिए अब पैंडेमिक के चलते हर किसी को डर है कोई और वेव आएगा तो मुसीबत ना आ जाए, नौकरी से हमको निकाला ना जाए, ठीक है, सैलरी ना कम हो जाए। तो जब इस तरह की महंगाई बहुत होती है, कोई बीमारी चल रही है, ठीक है, इस तरह के माहौल में लोग भी डरते हैं पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन सेंट्रल बात समझने को यह है कि जब तक पैसा खर्च नहीं होगा, जब तक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज एक्सपेंडिचर विल ड्राइव कंजम्पशन विच विल ड्राइव ग्रोथ। तो किसी ना किसी को तो बढ़ाना है। तो इस करके यहां पे बात करी गई है कि भारत सरकार कैसे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकता है। चलिए आगे बात करें तो कैपेक्स बाय स्टेट। तो दोस्तों अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय स्टेट, देखिए अब ये बात मैंने कल भी कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ नई दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह से बैठ के तो पूरे देश के लिए कर नहीं सकती है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, जब बात आती है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, तो देखिए वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ में ही करना पड़ता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2/3 ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि होगा आने वाले टाइम में, या जो पहले भी होता आ रहा था, 2/3 ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन बाय द स्टेट्स। अब इसके चलते इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने सेट असाइड रखा है कि वो जो 1 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो हम स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे, कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। अब ये बात आपको मैंने कल भी कहा था कि जो 1 लाख करोड़ है ना, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये ग्रांट एंड एड नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे बताया कि आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 3,000 करोड़ का लोन लेना है इस बजट में से, इस 1 लाख करोड़ में से, तो वो 3,000 करोड़ का ले सकता है वो स्टेट, पंजाब, हरियाणा, व्हाटएवर द स्टेट इज। लेकिन शर्त यह है कि उसको ये रकम 50 साल के बाद वापस करनी पड़ेगी, सूद समेत नहीं, इंटरेस्ट फ्री होगा। तो ये तो एक बात होगी। तो ये 1 लाख करोड़ का जो बजट है, दिस इज मेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट्स। अगेन आई रिपीट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये ग्रांट इन एड नहीं है, दिस इज अ लोन गिवन टू द स्टेट्स। नाउ अब यहां पे बात एक और समझने वाली आती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यह भी कहा गया है कि ये जो खर्चा होगा, ये जो एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए या आपके रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि कोई खर्चा सैलरीज देने में जाता है, पेंशन्स देने में जाता है, किसी सब्सिडी बिल में जाता है, कोई सोशल सेक्टर स्कीम में जाता है ना, तो ये सब खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होते हैं। तो ये नहीं कि अगर आज हरियाणा या पंजाब या यूपी 3,000 या 4,000 करोड़ का अमाउंट बोरो करता है उस 1 लाख करोड़ में से, तो कल को जाके वो सिर्फ सब्सिडीज के लिए या अपने सरकारी ऑफिशियल्स को सैलरी देने के लिए वो यूज करे, नहीं। तो यहां पे कंडीशन लगाई गई है कि ये लोन इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये खर्चा असेट क्रिएशन में जाएगा। नाउ वन सच प्रायोरिटी जो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन करी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, ठीक है, तो वन सच प्रायोरिटी इज द स्टेट शेयर ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस फंड। तो ये बहुत क्लियर है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ एसेट क्रिएशन में जाएगा, किसी भी अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। और इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस एडिशनल बोरिंग फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, अगर स्टेट्स
सक्सेसफुल रहते हैं, सक्षम रहते हैं इसको इफेक्टिवली, इस 1 लाख करोड़ के अमाउंट को इफेक्टिवली बोरो करके, यूटिलाइज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में, असेट क्रिएशन करने में, तो ये बहुत ही क्रूशियल रहेगा फॉर हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, देखिए अब खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपके जब खर्चे बढ़ते हैं तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि कैसे आपने अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना कर सकें, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में अगर हम बात करें कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, तो हमको अपने खर्चे कट करने पड़ते हैं, बिकॉज प्रायोरिटी ज्यादा कहां रहती है, अगर हमारे फैमिली में कोई बीमार हो तो ज्यादातर खर्चे उनकी दवाइयों में, उनके ट्रीटमेंट में जाते हैं। उसी तरह से अगर हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें सिंपल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में, कि अब इस टाइम पे जब 2 सालों में प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादा पैसे मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, खर्चे भी बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को सहायता भी देनी थी, सपोर्ट भी देनी थी, तो उसके चलते बहुत जरूरी है कि हम अपना फिस्कल कंसोलिडेशन करें। यानी कि आने वाले समय में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही रहे कि 7%, 7.5%। हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम अपनी इकोनॉमिक रिकवरी करें, वापस अपनी इकोनॉमी में बूस्ट लेके आए, जैसे जैसे पैंडेमिक से हम बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत एक अच्छी बात जो हुई है पिछले 3 सालों में वो ये है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत ही ज्यादा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो क्लोज टू 5.7 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है डिस्पाइट द पैंडेमिक, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम बिटवीन द ईयर 2020 एंड 2022, जो अभी ये जो पिछले जो 3 साल में जो टैक्स कलेक्शन किया गया है, ठीक है। नाउ बिटवीन 2020-21 एंड 2022-23 ये बजट एस्टिमेट्स हैं, ये रिवाइज भी किए जा सकते हैं अगले साल। द रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डेफिसिट आता है। देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन सी होती हैं, आपकी इनकम टैक्स रिसीप्ट्स होगी, आपकी जीएसटी कलेक्शंस होगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, सब्सिडीज पे, पेंशन्स पे, ठीक है। जो असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बात समझ आ गई। अब यहां पे बात आती है कि रिडक्शन रेवेन्यू डेफिसिट में हुआ है, यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला है। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सोच के साथ, समझदारी के साथ खर्चे करे गए हैं। अननेसेसरली सब्सिडीज के ऊपर या वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करने की बात करी जा रही है, बिकॉज हमको फिस्कल कंसोलिडेशन करना है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे खर्चे, देखिए अगर हमने रोजगार बढ़ाना है, अगर हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो कंजम्पशन वाले खर्चे यानी कि जो असेट क्रिएशन वाले नहीं होते हैं वो कम करने पड़ेंगे और असेट क्रिएशन वाले ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी मार्केट बोरिंग से लोन उठाया, आरबीआई से लोन उठाया तो उसका इंटरेस्ट वापस करना होता है, ठीक है। एंड एलोकेशन अंडर वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो जो भी इस तरह की स्कीम्स है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आती हैं। आई एम श्योर इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ इन द टाइम्स टू कम? The direction of fiscal consolidation is towards a reduction in the fiscal deficit। यानी कि चलो ठीक है, पैंडेमिक आ गया, अभी सरकार को खर्चा बढ़ाना था, माइग्रेंट्स को सपोर्ट करना है, फार्मर्स को करना है, गरीबों को करना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करना है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन ज्यादातर आने वाले समय में हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट बहुत समय के लिए रन करते रहें, वो फिर बहुत सिरदर्दी की बात बन जाएगी दोस्तों। पोस्ट कोविड फिस्कल कंसोलिडेशन इज इवॉल्विंग ग्लोबली। अब प्रेशर है सरकारों के ऊपर, सारी सरकारों के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, हर एक सरकार के ऊपर, कि कैसे ये जो उन्होंने 2 साल से इकोनॉमी में पैसे इन्फ्यूज करने की बात करी थी, इंजेक्ट करने की बात करी थी, चाहे वो एक बहुत एक्सपेंशनरी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी हो या बहुत लिबरल फिस्कल पॉलिसी हो, अब सभी सरकारों के ऊपर प्रेशर है कि कैसे वो आने वाले समय में अपने डेफिसिट को कम कर सके, डेट को कम कर सके, जो मार्केट बोरिंग्स ली हैं, जो मार्केट से पैसा उधार लिया है, कैसे उसको टाइम से वापस किया जा सकता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और कैसे आने वाले समय में ग्रोथ भी हम ज्यादा देख सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज बीइंग डन टुडे, ठीक है। नाउ अब हर एक देश के लिए, हर एक जगह के लिए एक अप्रोच काम नहीं करेगी, तो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू एनीवन, ठीक है। लेकिन इन द मीडियम टर्म द फिस्कल स्टोरी इज अबाउट सपोर्टिंग रिकवरी। तो अभी फिलहाल के लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना ज्यादा पड़ेगा, तो आगे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना अभी सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, यह जरूर होगा कि आने वाले 2-3 सालों में जो कोशिशें भारत सरकार कर रही है, इसके चलते जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। तो आज अगर 10 रुपया अगर भारत सरकार लगा रही है तो 2.5 रुपया प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है। तो आने वाले समय में हम जरूर चाहेंगे कि अगर 10 रुपया भारत सरकार लगाती भी है तो प्राइवेट सेक्टर भी 15 रुपए बीच में कंट्रीब्यूट कर सके, मिसाल के तौर पे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, what do you understand by fiscal consolidation? As the global economy is coming out of the pandemic induced stress from last 2 years,
हाउ इंपॉर्टेंट विल इट बी फॉर द गवर्नमेंट्स टू वॉक द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। चलिए अगला आर्टिकल, द डिजिटल रुपी। तो जैसे कि आप जानते हैं इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करी थी अबाउट द डिजिटल रुपी, द डिजिटल करेंसी विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई की कुछ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स ने ही इस बात का सर्वे किया था, स्टडी किया था कि अगर हम डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करें तो उसमें हर्ज ही क्या है। अब देखिए अभी बहुत इसको लेके बहुत आर्टिकल्स और भी आएंगे, इसको लेके बहुत सारी चीजें और भी कही जाएंगी। इट इज वे टू अर्ली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसी, लेकिन क्योंकि आज ये एडिटोरियल्स में आया था तो इस करके इसके बारे में बात करनी जरूरी बनती है। तो कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में जो डिजिटल करेंसीज हैं वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करी गई हैं, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, सीबीडीसी की अगर हम बात करें, इन सम फॉर्म और दी अदर। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास की, तो 2020 में उन्होंने भी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। आज के टाइम पे जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, जर्मनी की बात करें, वो भी सोच रहे हैं कि कैसे हम डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्रिप्टोस का जमाना है, क्रिप्टो करेंसीज का जमाना है। अब क्रिप्टो करेंसी कोई लेजिटिमेट तो करेंसी है नहीं, ठीक है। अब चलो इस साल के बजट में तो ये भी कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी के जो आप ट्रेड करते हैं, जो आप क्रिप्टो करेंसी के स्टॉक मार्केट में जो भी आप ट्रेड करेंगे, उसे जो भी आपको मुनाफा होगा उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक मौका है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बहुत चिंता जताई थी पीछे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे आरबीआई है, वो टाइम टू टाइम ये बातें कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है यार कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत अनोनिमस है, ठीक है, और ये सेफ नहीं है। बहुत सारे लोगों की हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्टेड है और ये भी नहीं पता कि कितने सारे टेररिस्ट होंगे, कितने सारे स्मार्ट, आज के टाइम पे आपको पता है कि टेररिस्ट भी कितने स्मार्ट हो गए टेक्नोलॉजिकली, तो कितने सारी वो ब्लैक मनी इसके थ्रू फनलाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी खास करके आज के टाइम पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज के आप 20-21 साल के नौजवान को बहुत ज्यादा पता होगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे, ठीक है। एरिथ्रम, ये वो फलाना फलाना, डॉज कॉइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ज्यादा लोगों को नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज के बारे, लेकिन यंगस्टर्स को बहुत अवेयरनेस है इसके बारे। तो कैसे यंगस्टर्स का जो थोड़ा माइंड है इसे डाइवर्ट किया जा सकता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है ये सेफ नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत सारे और सेंट्रल बैंक्स भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं डिजिटल करेंसीज को। बात करें यूएस के फेडरल बैंक की, तो यूएस के फेडरल बैंक हैज आल्सो रिलीज्ड अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ इशूइंग अ सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल डॉलर, ठीक है। चलिए अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये एसेंशियली वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंसीज होती हैं, ठीक है। अब इसकी अपील क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलैरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। तो among the likely benefits which is claimed by the advocates of the central bank digital currencies is that कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक्सेलरेट होगा। अब देखिए ये बातें तो चलो अब ये तो टाइम बताएगा कि देखिए इतना आसान तो नहीं है इस बात को प्रूव करना, कैसे होगा आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बात जरूर समझ आती है कि ये डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, क्योंकि ये बैक्ड है बाय द आरबीआई, तो सेफ इसको माना जा सकता है, अनलाइक क्रिप्टो करेंसी जिनका कोई लेजिटिमेट बैकर नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो एरिथ्रम है, चाहे वो डॉज कॉइन है, उसका कोई लेजिटिमेट बैकर नहीं है। यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको बैक करेगी इस करेंसी को। The lower cost for financial transactions, especially in the case of cross-border transactions. तो क्रिप्टो करेंसीज को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के तौर पे यूज करना फॉर फंडिंग टेररिस्ट, फॉर फंडिंग इंसर्जेंट्स, ये भी काफी कॉमन सी बात सामने आई थी, ठीक है। हाउएवर टू व्हाट एक्सटेंट ये बेनिफिट्स एक्चुअली मटेरियलाइज कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से। हर एक कंट्री को सिमिलर वे में ये फायदा देगा कि नुकसान देगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो डेफिनेटली इसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। अब उसके कुछ रिस्क भी हैं एसोसिएटेड विद द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इन केस अगर बात करें रिटेल सीबीडीसी अकाउंट्स की, ठीक है, जो इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि अब जैसे मान लीजिए आपका पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, ठीक है, तो आपको उस पर बैंक ब्याज जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है 3% हो, 4% हो, व्हाटएवर दैट इज, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब ऑब्वियसली अगर कल को लोग ज्यादा डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है भाई तो भारत सरकार के द्वारा ही है, आरबीआई के द्वारा ही है, तो इसमें क्या हर्ज है इन्वेस्ट करने में, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब डिजिटल करेंसी में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, डिजिटल करेंसी अपनी ज्यादा बैंक अकाउंट में पार्क करेंगे, तो फिर बैंकों के लिए उतना स्ट्रेस बढ़ेगा कि भी उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी डिपॉजिटर्स मे चूज टू माइग्रेट अवे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स व्हिच माइट कॉज फाइनेंशियल अपहीवल। अब नई चीज है, लोगों में एक्साइटमेंट होगी, तो क्या पता लोग, ये तो देखिए एक वाइल्डेस्ट अजम्पशन माना गया है कि क्या पता आने वाले टाइम में लोग इस करेंसी को ज्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दें और जो आपकी जो अगर हम बात करें जो पेपर करेंसी है उस पर कम लोग इन्वेस्ट करें, कम उस पर लोगों का ट्रस्ट हो जाए। तो कंसिडरिंग द वाइडर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस सेंट्रल बैंक को बहुत केयरफुली सारे प्रोज और कॉन्स वे करके आगे इसका फैसला लेना चाहिए कि क्या इंपैक्ट्स होंगे डिजिटल करेंसी के इंट्रोड्यूस करने के। सर्टेनली करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन क्या है?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीबीडीसी, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल करेंसी इन इंडिया। चलिए दोस्तों, लास्ट आर्टिकल, विंटर इज हेयर, विंटर इज कमिंग, है ना, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कहते हैं, तो विंटर इज कमिंग, चलो सर्दियां तो आ भी रही हैं और अब जाने भी वाली है। अब बात करें डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स की, तो कहां पे हो रहा है विंटर ओलंपिक्स? बीजिंग में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो थोड़ा आपको मैं पीछे लेके जाता हूं, नवंबर 2021 में लेके जाता हूं। तो मीटिंग हुई थी रशिया, इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की भी और प्राइम मिनिस्टर्स की भी। अब वहां पे देखिए, नवंबर में जो बाइडेन ने कह दिया था कि जी मैं तो बीजिंग ओलंपिक्स को बॉयकॉट करूंगा डिप्लोमेटिकली, मेरे खिलाड़ी चाहे जाके खेलना चाहते हैं वो जरूर खेलें, लेकिन डिप्लोमेटिकली तो हम, अमेरिका जो है और अमेरिका के साथ दर्जन और देश थे उसके जो अलाइज थे, कि हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स को। क्यों करेंगे? क्योंकि बीजिंग में वहां पे जो जिनजियांग प्रोविंस है, वहां पे जो ईगर मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर बड़े सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स उनके अगेंस्ट चलाए जा रहे हैं, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत अट्रॉसिटीज हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया ने कहा था कि हम नहीं करेंगे बॉयकॉट, हम करेंगे इसको प्रोसीड फॉरवर्ड। क्योंकि देखिए, अब इंडिया के लिए भी डिप्लोमेटिकली यहां पे सपोर्ट करना बीजिंग को जरूरी क्यों था? हालांकि इंडिया कह सकता था यार कि 2 साल से एलएसी पे जो हंगामा चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है कि चाइना जो हमारे एरिया में टेरिटरी में इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो दिप्सांग की बात करें, लद्दाख की बात करें, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल की बात करें, तो अब ऑब्वियसली इंडिया भी कह सकता था कि हम भी इसको बॉयकॉट करेंगे। लेकिन इंडिया ने समझा कि नहीं, अभी हमको चाइना को सपोर्ट करना जरूरी है रशिया के साथ, बिकॉज अभी रशिया और चाइना बहुत क्लोज है, और अगर हम यूएस का स्टैंड ले लेते हैं बॉयकॉट करने का, तो रशिया हमसे नाराज हो जाएगा। रशिया कहेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा यूएस का चमचा बना हुआ है, कि वो हमारे साथ कहीं आता ही नहीं किसी फोरम पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम सेंट्रल एशियन रीजन की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, बहुत जरूरी है कि इंडिया अपनी किसी ना किसी लेवल पे एंगेजमेंट रशिया और चाइना के साथ रखे। जहां तक तो बात सेंट्रल एशिया की और अफगानिस्तान की आती है, अमेरिका वहां पे रेलेवेंट नहीं रहा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में, तो ये सब के मद्देनजर रखते हैं चलो इंडिया ने कहा कि चलो हम अपनी तरफ से नेगोशिएट करेंगे, अपनी तरफ से डायलॉग अपना कंटिन्यू रखेंगे, बेशक इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिफरेंसेस हो, सो नेवरदलेस। और अब अगर इस साल ब्रिक्स की भी समिट होगी, तो इंडिया ने यह भी कहा था कि हम ब्रिक्स के समिट में भी अटेंड करेंगे, जो कि चाइना में होगी। तो इंडिया ने अपनी तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो चाइना के साथ नेगोशिएट ना करे, कि चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी बना के रखे। तो इंडिया इज ऑल ओपन फॉर दैट। बेशक चाइना हमारे साथ जो मर्जी कर रहा था, लेकिन हम फिर भी ओपन थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? नाउ ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स इन चाइना, इंडिया अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स। व्हाई? द MEA said, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह कहना है कि कोई भी इंडियन ऑफिशियल मौजूद नहीं होगा ऑन द ओपनिंग और द इनॉग्रेटिंग सेरेमनी और इवन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द बीजिंग ओलंपिक्स। ये आज शुरू हो रही है, फरवरी 4 से लेकर फरवरी 20 तक है। कारण क्या है? अब ये जो इनॉग्रल सेरेमनी थी ना, इनॉग्रल सेरेमनी में जो टॉर्च बेयरिंग जो मूवमेंट होता है, जो टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी होती है, उसमें चाइना ने एक अपने पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर को एज अ पार्टिसिपेंट रखा फॉर द टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी। अब ये जो कमांडर था, ये कमांडर इन्वॉल्व था गलवान घाटी के वो ड्रेडफुल अटैक में जो जून 15, 2020 को हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान को शहादत मिली थी, 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। अब देखिए, ये हमारी दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू अस, कि आप यानी कि चाइना, अब देखिए चाइना कुछ मर्जी कर सकता है, उनका देश है, ठीक है, उनकी सिरदर्दी, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो चाहे टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी जी जिनपिंग करे, चाहे वो किसी मर्जी को लेके वो टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी करे, वो हमारी हेडेक नहीं है। लेकिन आप हमारे सामने उसी सिपाही से टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी करा रहे हैं, ओपनिंग करवा रहे हैं, जिसने हमारे जवानों को मारा था, ठीक है। और आप वो गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था, अब चाइना का तो कहना है कि हमारे 3-4 लोग ही मारे गए थे, कि इंडिया झूठ बोल रहा है, कि इंडिया ने जो बोला कि इनके भी 30-40 लोग मारे गए थे, तो चाइना का कहना है कि हमारे 3-4 लोग ही मारे गए थे, चाहे जितने मर्जी मारे गए हों। सवाल ये उठता है कि क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप इतने इस तरह के इंसिडेंट को, गलवान घाटी में जो हमारे 20 सोल्जर शहादत मिली थी, आप वहां पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं? ये बात तो नहीं शोभा देता ना, ठीक है। आप एक तरफ बात करते, इंडिया एक तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, इंडिया एक तरफ थोड़ी नरमी दिखाता है, और आप हमारे सामने हमारी ही बेइज्जती करेंगे वहां पे, कि जिस बंदे ने हमारे 20 जवान के साथ लड़के उनको शहीद किया, उसी के साथ आप टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते थे अटेंड करना, ये क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, हम ये चाहते थे कि हम जरूर अटेंड करें, लेकिन नाउ वी हैव आल्सो कॉल्ड फॉर अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो ये बहुत दुखद बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बात बोली कि देखिए, जो ये कमांडर है PLA का, इसकी जो पार्टिसिपेशन है टॉर्च रिले में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नहीं तो हम पहले तो पार्टिसिपेट करते, अब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। प्रीवियस स्टैंड ऑफ इंडिया, तो जैसे मैंने बताया कि नवंबर की ही बात है, इंडिया ने रशिया का स्टैंड सपोर्ट किया, ठीक है। इंडिया ने यूएस का स्टैंड नहीं, बट रशिया का स्टैंड सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम्स, फॉर द विंटर ओलंपिक्स, द बीजिंग ओलंपिक्स इन 2022। तो ये नवंबर 2021 की बात है। एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ऑफ द रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो यहां पे इंडिया ने सपोर्ट किया था। नाउ व्हाट डिस्टर्ब्स इंडिया इज द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमांडर
हु इज ऑन द ऑनगोइंग कैंपेन ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द बीजिंग ओलंपिक्स। ये वही बंदा जैसे मैंने आपको बताया जो कि इन्वॉल्व था गलवान घाटी वाले क्लैश में। चाइना इसको पब्लिसाइज करना चाहता है, बहुत ग्लोरीफाई करना चाहता है कि देखो कितना महान इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो उनको कुछ शर्म आनी चाहिए इस बात को लेके। इंडिया स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर द गेम्स इन नवंबर हैड कम अमिड, जब यूएस और उसके दर्जन अलाइज ने, दर्जन दोस्तों ने बॉयकॉट किया था, उसके बावजूद भी हमने वी वेंट अहेड एंड वी वांटेड टू सपोर्ट चाइना कि हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम अटेंड करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया चाइना के बीच में 2 सालों से टेंशंस बनी हुई हैं। पॉलिटिक्स नेवर फेड। देखिए राजनीति हर जगह आ जाती है ना, तो चाहे जी जिनपिंग हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई मर्जी हो, राजनीति हर जगह आ जाती है। अब देखिए जहां तक इसके मोटो की बात है, तो हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बीजिंग ओलंपिक्स में टुगेदर वर्ड ऐड किया, ठीक है। हमारी दरियादिली देखिए, हमने टुगेदर वर्ड ऐड किया बीजिंग ओलंपिक्स के मोटो में, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है यार कि हम ग्लोबल पैंडेमिक से निकल रहे हैं, इतना ज्यादा बुरी हालत थी, यहां पे लोग मर रहे थे। अब पैंडेमिक के बाद अगर रिकवरी हो रही है, अगर इतने सारे देश आके खेलना चाहते हैं, उनके एथलीट्स खेलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने तो यहां पे अपनी दरियादिली दिखाई, पर चाइना क्या कर रहा है, ठीक है। अब जी जिनपिंग का सपना क्या था, जी जिनपिंग चाहते थे देखो मेरा चाइना कितना महान है, यहाँ पे कितनी अच्छी पॉलिटिक्स होती है कि यहाँ पे पैंडेमिक हो, महामारी हो, हम फिर भी कितना सक्सेसफुली पैंडेमिक से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। हमारा जो तरीका था पैंडेमिक को कंट्रोल करने का वो कितना बेटर था, चाहे एज कंपेयर टू यूएस, एज कंपेयर टू इंडिया, कि यहाँ पे आज हम विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट करें, जो कि शायद लगता था कि साल पहले के होंगे ही नहीं, जिस तरह से सेकंड वेव चल रहा था, ठीक है। तो अब ये इस तरह का ग्लोरीफाई करना, अपनी वाह करना, और आप उसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, उसी देश को जो जब सारे तमाम देश आपको बॉयकॉट कर रहे थे लेकिन इंडिया ने आपको बॉयकॉट नहीं करा, तो उसी को आप इस तरह का डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो बाय इनवाइटिंग दैट कमांडर फॉर द टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी, जिसने इतने सारे हमारे जवान मारे थे। तो ये बात अच्छी नहीं है। क्वेश्चन क्या बनता है, इट इज ऑफन सेड दैट इंटरनेशनल रिलेशंस रिक्वायर अ गिव एंड टेक अप्रोच व्हाइल ट्राइंग टू ब्रिंग कन्वर्जेंसेस ऑन द कंफ्लिक्टिंग इश्यूज। In light of this, justifies India's change in stand to boycott the Winter Olympics 2022 in Beijing। तो दोस्तों ये 3 एडिटोरियल्स थे। एक एडिटोरियल जो आया था सुशांत सिंह ने लिखा था एज फार एज द बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बारे, तो अगर हम दिप्सांग प्लेन्स की बात करें, डीलिंकिंग ऑफ द दिप्सांग प्लेन्स, तो वो उसमें ना फैक्चुअल चीजें काफी थी, एनालिटिकल काम थी, तो वो मैप्स के द्वारा ज्यादा अच्छा, मैं किसी फ्यू मिनट सीरीज में वो जरूर उस टॉपिक को आपको समझाऊंगा, लेकिन आज के लिए 3 एडिटोरियल्स ही हम करेंगे। तो जाने से पहले क्विक 30 सेकंड्स। तो दोस्तों मैंने कल आपको जैसे बताया था कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आई एम श्योर आप सब अभी फॉर्म भरना भी शुरू कर देंगे। 861 सीट्स जो हैं वो इस बार यूपीएससी ने निकाली हैं। पिछली बारी कितनी निकाली थी, पिछली बारी निकाली थी 712, ठीक है जी। अब देखिए मौका है, हर किसी का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स को क्रैक करना, और प्रीलिम्स अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है, हमको पता है, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कोई ऐसी वो मतलब जो बात है तो वो है कि एक्चुअल में प्रीलिम्स अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सीसैट हो। अब देखिए हमने कुछ कोर्सेज शुरू करे हैं, देखिए कोर्सेज आप लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत मोस्ट वेलकम है, हमारी पूरी सपोर्ट है आपके साथ कि आपके सपने को साकार हम कर सकें, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करना सबसे पहला पहाड़ होता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी रिविजन को, अपनी तैयारी को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो, चाहे वो जीएस ओरिएंटेड हो, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्सेज हैं, और साथ में जो बहुत जरूरी बात है वो है टेस्ट सीरीज। देखिए बिना प्रैक्टिस करे अपने आप का पता नहीं लगता कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, चाहे आपके मॉक टेस्ट में बेशक 60 नंबर क्यों ना आ रहे हो, उस बात पे हमने रोना नहीं है, उस बात पे घबराना नहीं है, हमने टेस्ट देने हैं, हमने अपना इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो वो टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आपका पहला मॉक टेस्ट 5 जून को ना हो, आप उससे पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करिए, इस वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे विजिट करके इसके बारे, कोर्सेज के बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। और इससे पहले लेट हो जाए तो प्लीज डू एनरोल, कोर्सेज ऑलरेडी 17 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।